हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर। लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एटसेट्रा। और उसके बाद हमने बात की थी कि प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल का मतलब क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रपोजल का मतलब होता है जब एक इंसान सामने वाले इंसान के सामने अपनी एक विलिंगनेस रखता है और वो उससे चाहता है कि वो उसके काम को या तो करे या फिर ना करे। मतलब वो उससे एब्सटेन भी करा सकता, मतलब प्रपोजल में या तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब कि तुम मेरे लिए ये काम कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम मुझे अपना लैपटॉप बेचो, मैं तुम्हें इसके बदले में 10,000 रुपए दूंगा, तो एक प्रपोजल है। नेगेटिव प्रपोजल भी हो सकता है, जैसे कि अगर तुम मेरी शॉप के सामने अपनी शॉप अगर नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, एक नेगेटिव प्रपोजल है। ठीक है, दोनों ही प्रपोजल वैलिड है। तो अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने प्रपोजल के बारे में बात की थी कि प्रपोजल को किस प्रकार से रखा जाता है, उसमें लीगल रूल्स क्या होते हैं, वैलिड प्रपोजल क्या होता है, किस प्रकार से एक प्रपोजल फॉर्म होता है। तो जब हमने सामने वाले इंसान ने हमारे सामने एक प्रपोजल रख दिया, अब बात आती है उसे एक्सेप्ट करने की। When the person to whom the proposal is made signifies assent thereto, proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise. जब एक पर्सन ने दूसरे वाले पर्सन के सामने अपने प्रपोजल को रखा, उसने उसे उसकी एसेंट मांगी कि भाई इसमें तुम्हारी क्या सहमति है, तुम हाँ करते हो ना करते हो, और जब सामने वाले पर्सन ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो जब प्रपोजल एक्सेप्टेड हो गया तो इसको बोला जाएगा एक प्रॉमिस। मतलब जो डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सिंपली ये कहती है सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, कि जब सामने वाले इंसान के सामने प्रपोजल रखा गया और उसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल उन्हीं शर्तों के तहत जो शर्तें उसके सामने रखी गई थी एट द टाइम ऑफ प्रपोजल, तो उस प्रपोजल को एक्सेप्टेड माना जाएगा और वो प्रपोजल एक्सेप्ट होकर एक प्रॉमिस का रूप ले लेता है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। When the person to whom proposal is made, देखो इसमें सबसे पहली लाइन थी when the person to whom proposal is made, एक ऐसा इंसान जिसके सामने प्रपोजल रखा गया है। For example, if A offers to sell his car to B for 20,000 rupees, here proposal is made to B. ए ने बी को ऑफर किया कि मैं अपनी कार को तुम्हें 20,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पर प्रपोजल किसके सामने रखा गया है? यहाँ पर प्रपोजल रखा गया है बी के सामने। द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, प्रपोजल रखा गया था बी के सामने। द above examples and if B signifies his consent on that proposal, then we can say that B has signified his consent on the proposal made by A. जिसके सामने प्रपोजल रखा गया है इस above example में, और जो बी है, बी अपनी कंसेंट दे देता है उस प्रपोजल को कि मैं अपनी सहमति देता हूं, मैं तुम्हारे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूं, तब हम मान लेंगे कि बी ने अपनी जो कंसेंट है वो दे दी है और उसने ए के द्वारा रखे गए प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। When B has signified his consent on that proposal, we can say that the proposal has been accepted. Accepted proposal becomes promise. और जब एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये एक प्रॉमिस बन जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है हमारी एक्सेप्टेंस की। अब साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं इफ ए मेक्स एन ऑफर टू बी एंड बी अग्रीज टू इट एग्जैक्टली एज इट इज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल लाइन है ये, एग्जैक्टली एज इट इज। मतलब वो उसमें किसी प्रकार का कहीं कोई चेंजेस तो नहीं कर रहा है, तो वो एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं है। वो क्या है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब ए ने बी के सामने एक ऑफर रखा और बी ने उसको बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसे कि ये है, तो ये क्या बन गया? ये एक एक्सेप्टेंस बन गया। That is acceptance. Now it becomes a promise and later can become a contract if other essentials are fulfilled. अब ये प्रॉमिस बन चुका है और जो प्रॉमिस है आगे चलकर कॉन्ट्रैक्ट भी बनेगा अगर इसके सारे एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल्ड है, जिनके बारे में हमने वीडियो नंबर 1 में बात की थी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब ऑफर को हमने डिफाइन किया था सेक्शन 2A में। जो ऑफर रखा गया था उसके बाद उसके में हमने अपनी जो सहमति है वो दे दी, तो वो बन गया एक वैलिड एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B में। जब वो वैलिड एक्सेप्टेंस बन गया उसके बाद एक तरीके से उसने प्रॉमिस का रूप ले लिया, प्रॉमिस फॉर्म हो गया। एंड उस प्रॉमिस में अगर हमारे सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा।
तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले एक ऑफर रखा जाएगा। ए ने बी के सामने ऑफर रखा कि क्या तुम मेरे लैपटॉप को 50,000 रुपए में खरीदोगे। बी ने उसको बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जैसे कि प्रपोजल रखा गया था कि हाँ मैं तुम्हारे लैपटॉप को 50,000 रुपए में खरीदूंगा। यहाँ पर उसने एक तरीके से प्रॉमिस फॉर्म हो गया। ए ने बी को प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें ही अपना लैपटॉप 50,000 रुपए में बेचूंगा। उसमें अगर सभी एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट हैं, वो मेजर हैं, उनकी दिमागी स्थिति भी ठीक है, वो एलियन एनिमी नहीं है, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स वहां पे हैं, उस पर किसी प्रकार का कहीं कोई प्रेशर तो नहीं है, उसने फ्री कंसेंट दी है, सभी एलिमेंट्स हैं, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अंडर। इस प्रकार से ये फॉर्म होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि लीगल रूल्स क्या है एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए। जो एक वैलिड एक्सेप्टेंस बनेगा, मतलब जो मैंने एक्सेप्टेंस दी है वो बिल्कुल वैलिड तो है, इसके लिए क्या क्या लीगल रूल्स होंगे। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस इसका मतलब है स्वीकृति या सहमति केवल वही इंसान दे सकता है जिसके लिए प्रपोजल या ऑफर रखा गया है। In case of a specific offer, it can be accepted only by the person to whom it is made. अगर ये एक ऑफर स्पेसिफिक ऑफर है तो इसको केवल और केवल वही इंसान एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ये ऑफर रखा गया है। A offers to sell his phone to B. C says I accept. Not valid. C has no right to accept. A ने B को ऑफर किया कि मैं तुम्हें अपना फोन बेचना चाहता हूँ। वहां पे सी बैठा हुआ था, सी ने बोला कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि सी के सामने प्रपोजल नहीं रखा गया था। ठीक है, तो वैलिड एक्सेप्टेंस कब होगा? जब ए ने बी के सामने रखा प्रपोजल और बी ने ही उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। In case of general offer, it can be accepted by any person who has the knowledge of the offer. अब जनरल ऑफर में क्या होता है, हमने ऑफर के जो टाइप्स थे वो हमने ऑफर वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। जनरल ऑफर में क्या होता है, एक ऐसा ऑफर जो कि पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाता है, पब्लिकली रखा जाता है कि कोई भी इंसान अगर इस काम को कर देगा, इसे हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, तो कोई भी इंसान उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है। मेरा एक बैग खो गया, मैंने एक न्यूज़पेपर में ऐड डाल दी कि अगर जो कोई भी पर्सन मेरे इस बैग को मुझे ढूंढ के दे देगा मैं उसे 20,000 रुपए दूंगी। तो ये एक जनरल ऑफर है, मैंने पूरी पब्लिक के सामने, मैंने पूरी जनता के सामने एक ऑफर रखा है, तो कोई भी इसे एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, उसको केवल और केवल वही इंसान एक्सेप्ट करेगा जिसके सामने उस प्रपोजल को रखा गया है। ठीक है, सेकंड है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जो एक्सेप्टेंस होगी वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इट मस्ट मैच द एग्जैक्ट टर्म्स ऑफ द ऑफर। इसका मतलब है कि इसकी जो टर्म्स रखी गई है ना प्रपोजल में, वो एग्जैक्ट टर्म्स को ही एक्सेप्ट कर रहा है। If any condition is added or changed, it's not acceptance, it's a counter offer. जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर उसने exactly उसको as it is accept नहीं किया, तो इसमें उसने कुछ ना कुछ जमा घटा किया है, तो एक्सेप्टेंस नहीं है, ये काउंटर ऑफर बन जाता है। जैसे कि ए ऑफर्स टू सेल इज बाइक टू बी फॉर 40,000 रुपीज। ए ने बी के सामने ऑफर रखा कि मैं तुम्हें अपनी बाइक 40,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ। बी ने कहा ठीक है, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, बट आई विल पे इन 3 पार्ट्स, लेकिन मैं उसे 3 पार्ट्स में पे करूंगा पैसों को। एक बार 20,000 रुपए दूंगा, फिर 10,000 रुपए दूंगा, फिर 10,000 रुपए दूंगा। ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, ये काउंटर ऑफर है। मतलब उसने जो एज इट इज था उसका ऑफर, उसको वैसे ही एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए। तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट नहीं है, ये अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो कभी भी एक्सेप्टेंस होगी तो सामने वाले इंसान तक वो बात पहुंच जानी चाहिए कि यस मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। कोई पर्सन साइलेंस है तो उसकी साइलेंस को एज एन एक्सेप्टेंस नहीं लिया जा सकता। एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस विद वेरिंग और टू डेविएंट कंडीशंस इज नो एक्सेप्टेंस। कोई भी एक्सेप्टेंस अगर कंडीशनल है और जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज्यादा वेरी कर रही है या टू डेविएंट है, देन वो एक्सेप्टेंस नहीं है। When a proposal is accepted, the offeree must have the knowledge of the offer made to him. If he does not have the knowledge, then there can be no acceptance. The acceptance must relate specifically to the offer made. एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए ऑफर्स अ जॉब टू बी। ए ने बी के सामने एक जॉब का ऑफर रखा। बी राइट्स एन एक्सेप्टेंस लेटर बट नेवर पोस्टेड। बी ने मतलब ए ने बी को जॉब का ऑफर रखा कि तुम मतलब हमारी कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। बी ने उसकी एक्सेप्टेंस को स्वीकार तो कर लिया, उसने एक्सेप्टेंस लेटर भी लिख दिया अपने घर पे बैठे बैठे, लेकिन उसने उसको कभी पोस्ट किया ही नहीं। वो सोच रहा है कि कब मेरे पास कॉल आएगी कि मेरे को जॉब पे उन्होंने रख तो लिया है क्योंकि मैंने उनके जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन भाई तूने उसे पोस्ट तो किया ही नहीं। तो ये एक्सेप्टेंस जो है उस सामने वाले पर्सन तक जब तक कम्युनिकेट नहीं होगी तब तक वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ए नेवर गॉट द एक्सेप्टेंस।
कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, क्योंकि ए तक वो एक्सेप्टेंस पहुंची ही नहीं। अब उसने कभी वो पोस्ट किया ही नहीं, तो ए को कैसे पता चलेगा कि उसने उसका ऑफर एक्सेप्ट किया है या फिर नहीं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रेस्क्राइब्ड मोड। जो एक्सेप्टेंस है वो प्रेस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, वेयर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रेस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर। इफ अगर मतलब जो मैंने किसी के सामने कोई प्रपोजल रखा, मैंने कहा कि तुम्हारी एक्सेप्टेंस मुझे इस प्रेस्क्राइब्ड मोड में चाहिए, मुझे मेल के द्वारा तुम्हारी एक्सेप्टेंस चाहिए, अगर तुम मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो मुझे मेल के थ्रू रिप्लाई कर देना। लेकिन नहीं, वो कर रहे हैं किसी और चीज के थ्रू रिप्लाई, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। इफ नो मोड इज प्रेस्क्राइब्ड इट शुड बी एक्सेप्टेड इन अ रीजनेबल मैनर। एग्जांपल है, ए सेज रिप्लाई बाय ईमेल ओनली, बी सेंड्स अ व्हाट्सएप मैसेज, नॉट अ वैलिड एक्सेप्ट। नेक्स्ट है टाइम। Acceptance must be given within the specified limit, if any, and if not time is stipulated, acceptance must be given within the reasonable time and before the offer lapses. Acceptance जो है वो specified limit के अंदर दे देनी है। हमें समय का भी ख्याल रखना है कि हमारे पास इतना ही समय है ये acceptance देने के लिए। यदि कोई भी एंड इफ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड, या फिर कोई भी टाइम नहीं दिया गया है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्सेस। अब इसका क्या मतलब है, व्हाट इज रीजनेबल टाइम इज नोवेयर डिफाइंड इन द लॉ। अब ये रीजनेबल टाइम कितना है ये लॉ ने डिफाइन नहीं किया है, परंतु दस वुड डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस। देन ये डिपेंड करेगा कि आपका केस कैसा है, आपके केस में प्रपोजल किस प्रकार से किस वस्तु के लिए रखा गया है, देन आपके एक्सेप्टेंस का टाइम मैटर करेगा। अब इसका क्या मतलब है, ए ऑफर्स टू सेल फ्रेश मैंगोज टू बी ऑन 1 जुलाई। ए ने बी को एक ऑफर रखा अपने फ्रेश मैंगोज बेचने के लिए। बी एक्सेप्ट्स द ऑफर ऑन 4 जुलाई। बी एक्सेप्ट कर रहा है उस ऑफर को 4 जुलाई को। ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि मैंगोज 3 से 4 दिन में स्पॉइल हो सकते हैं। अगर ए ने बी के सामने ऑफर रखा है 1 जुलाई को, देन उसे या तो उसी दिन रिप्लाई करना है या उसके नेक्स्ट डे। उससे ज्यादा टाइम लिमिट उसके पास नहीं है कि उसका जब मन आएगा वो तब उसे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि मैंगोज या जो भी पेरिशेबल गुड्स होती है उनका नेचर ऐसा ही है कि वो इतने दिनों तक फ्रेश नहीं रहेंगी, तो उसका एक्सेप्टेंस का कोई मतलब बनता भी नहीं है इतने टाइम के बाद। ए ऑफर्स टू सेल अ सोफा सेट टू बी ऑन 1 जुलाई। बी एक्सेप्ट्स ऑन 4 जुलाई। ए ने बी को ऑफर किया कि मैं तुम्हें अपना सोफा सेट बेचना चाहता हूँ। बी ने उसे 4 जुलाई को एक्सेप्ट किया। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड एग्रीमेंट है, वैलिड एक्सेप्टेंस है। क्यों, क्योंकि 4 जुलाई तक सोफा कुछ नहीं होगा, सोफा को जैसा 1 जुलाई को था वैसा ही 4 जुलाई तक भी रहेगा। Mere silence is not an acceptance. Silence is not equal to acceptance. The acceptance of an offer cannot be implied from the silence of the offeree or his failure to answer, unless the offeree has in previous conduct indicate that his silence is evident of acceptance. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, एक ऑफर का जो एक्सेप्टेंस है उसको इस बात से नहीं निकाला जा सकता कि किसी जो ऑफरी था या जो ऑफरर था उनमें से साइलेंट था, मतलब जिसके सामने मैंने प्रपोजल रखा उसने वो चुप था, उसने ना तो हाँ जवाब दिया ना जवाब दिया, तो मैं मान लेती हूँ कि वो ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा नहीं होता। Example, A tells B, if you don't reply by tomorrow, I will assume you accepted. B stays silent. No contract. Silence is not accepted. ए ने बी को बोला कि अगर तुम मुझे कल तक रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं मान लूंगा कि तुमने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। बी उस टाइम पर बिल्कुल शांत रहता है, ना तो बी हाँ कहता है ना कहता है। तो इसका मतलब नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी वैलिड एक्सेप्टेंस दे दी है। कल तक अगर वो रिप्लाई नहीं करेगा तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बी शांत रहा था। एंड साइलेंस इज नॉट acceptance by conduct implied acceptance when a person does not say anything but acts in a way that shows they have accepted the offer, it is called implied acceptance. जब एक पर्सन एक कुछ उसने कहा तो नहीं है लेकिन वो इस प्रकार से एक्ट कर रहा है जो कि उसके इस व्यवहार को दर्शा रहा है कि उसने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, देन इट इज कॉल्ड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तब हम उसे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू अ रेस्टोरेंट, ईट द फूड। आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने वहां पर खाना खाया, आपके जो एक्शन थे वो दिखा रहे हैं कि अब आपको जो बिल है वो आप पे करने के लिए रेडी हो। मतलब आपकी टेबल पर आपने जो खाना मंगवाया है तो आप उसका बिल आएगा तो आप उस बिल को पे करने के लिए अपने एक्सेप्टेंस एक तरीके से दे दी है, क्योंकि आपने रेस्टोरेंट में आप गए थे तो वहां पर आपको पता था कि आपको एक बिल भी मिलेगा इस खाना खाने के बाद जिसे आपको पे करना पड़ेगा। तो आपके जो बिहेवियर था या फिर तो इस ऐसे एक्सेप्टेंस को बोला जाता है इम्प्लाइड या कंडक्ट एक्सेप्टेंस। ठीक है, इवन इफ यू नेवर साइंड एनीथिंग। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपने कुछ ना कुछ कागजात वहां पर साइन किए थे कि अगर मैं खाऊंगा तो मैं पैसे दूंगा। आपके बिहेवियर, आपके एक्ट ने इस प्रकार से दर्शाया है कि आप सामने वाले इंसान को पेमेंट करो। दैट्स अ कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस।